गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज की हमारी चर्चा उस दुनिया के बारे में है जो हमें हर तरफ से घेरे हुए हैं, लेकिन जिसके काम करने का तरीका अक्सर एक राज जैसा लगता है। मैं बात कर रहा हूं विज्ञापन की दुनिया की। हम सब ने ये महसूस किया है। कभी कोई नया गाना आता है और अचानक वो हर रेडियो स्टेशन पर हर जगह बजने लगता है, या फिर चुनाव से पहले किसी एक नेता का चेहरा हर होर्डिंग पर, हर यूट्यूब ऐड में दिखने लगता है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। और आज हम उसी विज्ञान की बुनियाद को समझने वाले हैं। हमारे पास फाउंडेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, रीच एंड फ्रीक्वेंसी से कुछ अंश हैं और इनके जरिए हम उन दो स्तंभों की चीरफाड़ करेंगे जिन पर ये अरबों खरबों की इंडस्ट्री टिकी हुई है। बिल्कुल। हमारा मिशन है दो शब्दों को समझना, रीच और फ्रीक्वेंसी। और इन्हें सिर्फ एक तकनीकी शब्दकोश की तरह नहीं, बल्कि एक रणनीति की तरह समझना है। हाँ, ये वो चाबियां हैं जिनसे विज्ञापनदाता हमारे दिमाग के ताले खोलने की कोशिश करते हैं। ये तो है। तो चलिए इस खेल के नियमों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीच की। ये शब्द सुनने में बहुत सीधा लगता है, पहुंचना। लेकिन जब कोई मार्केटर कहता है कि हमारे कैंपेन की रीच जबरदस्त थी, तो उसका असली मतलब क्या होता है? देखिए, इसका एक बहुत ही सटीक मतलब है। रीच का मतलब है कि एक तय समय के दौरान कितने अलग अलग लोगों या घरों ने आपके विज्ञापन को कम से कम एक बार देखा है। अच्छा। हाँ, यहाँ दो बातें पत्थर की लकीर हैं, अलग अलग लोग और कम से कम एक बार। ये गिनती इस बात की नहीं है कि आपका विज्ञापन कुल कितनी बार देखा गया, नहीं, बल्कि इस बात की है कि कितने अनूठे लोगों की नजरों से गुजरा। इसे अक्सर आपके लक्षित दर्शकों के प्रतिशत के तौर पर दिखाया जाता है। अच्छा, तो ये भीड़ इकट्ठा करने जैसा नहीं है, बल्कि ये देखने जैसा है कि आपकी आवाज कितने अलग अलग कानों तक पहुंची है, भले ही सिर्फ एक बार। स्रोत में इसका एक सरल गणित भी है। अगर आपके 100 लक्षित ग्राहक हैं और उनमें से 60 ने विज्ञापन देख लिया, तो आपकी रीच 60% हो गई। तो ये तो किसी भी नई चीज के लिए सबसे पहला कदम हुआ है ना। जैसे जब कोई नई फिल्म रिलीज होती है तो मेकर्स का पहला लक्ष्य यही होता है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बस इतना पता चल जाए कि ये फिल्म आ गई है। आपने बिल्कुल सही उदाहरण पकड़ा है। इसे एक चौड़ा जाल फेंकने की तरह सोचिए। लक्ष्य हर मछली को पकड़ना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मछलियों को छूकर ये एहसास दिलाना है कि आप इस पानी में मौजूद हैं। इसीलिए ये रणनीति तब सबसे ज्यादा कारगर होती है जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा हो, कोई नया स्टार्टअप बाजार में आया हो, या कोई बड़ी सेल की घोषणा करनी हो। बिल्कुल। पहला मकसद सिर्फ अस्तित्व दर्ज कराना होता है। हे, वी एग्जिस्ट। जागरूकता पैदा करना ही इसका एकमात्र लक्ष्य है। ठीक है, तो रीच का मतलब है चौड़ाई, अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाना। लेकिन यही मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। आज की दुनिया में जहां हम हर मिनट अपने फोन पर 50 नई चीजें देख रहे हैं, क्या सिर्फ एक बार किसी को कुछ दिखाना काफी है?
मुझे तो सुबह देखा हुआ ऐड दोपहर तक याद नहीं रहता। सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाने से क्या कोई याद रखेगा कि आप आए थे? और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। आपका सवाल ही विज्ञापन की दुनिया की सबसे बड़ी दुविधा है। एक बार में किसी के दिमाग में जगह बनाना लगभग नामुमकिन है, और इसी समस्या का हल है हमारा दूसरा शब्द, फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति। अच्छा। अगर रीच चौड़ाई है तो फ्रीक्वेंसी गहराई है। फ्रीक्वेंसी ये मापती है कि जिन लोगों तक आपका विज्ञापन पहुंचा, उन्होंने औसतन उसे कितनी बार देखा। ये दोहराव का विज्ञान है। गहराई, ये शब्द पसंद आया। मतलब अब बात सिर्फ हेलो बोलने की नहीं है, बल्कि रुककर अपना नाम और काम किसी के दिमाग में बिठाने की है। स्रोत में इसका भी एक आसान सा गणित है। मान लीजिए 60 लोगों ने आपका विज्ञापन कुल 180 बार देखा, तो फ्रीक्वेंसी हुई 180 को 60 से भाग देकर 3, यानी औसतन हर दर्शक ने उसे 3 बार देखा। और ये जो 3 का आंकड़ा है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो सकता है। कोई भी संदेश जब बार बार हमारे सामने आता है, तो धीरे धीरे वो हमें जाना पहचाना लगने लगता है। हाँ, सही है। और जाने पहचाने लगने से उस पर भरोसा बढ़ता है, और भरोसे से उस पर अमल करने की संभावना बढ़ती है। मनोविज्ञान में इसे मेयर एक्सपोजर इफेक्ट कहते हैं। पहली बार में जो विज्ञापन शोर लगता है, तीसरी या चौथी बार में वो एक सुझाव लगने लगता है। फ्रीक्वेंसी का यही जादू है। यकीन दिलाना। हाँ, याद कराना, यकीन दिलाना, और आखिर में व्यवहार को प्रभावित करना। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक खतरा भी तो है। क्या बार बार एक ही विज्ञापन दिखाना लोगों को परेशान नहीं कर देता? मैंने तो कई बार किसी ब्रांड को सिर्फ इसलिए नापसंद करना शुरू कर दिया क्योंकि उसका ऐड हर यूट्यूब वीडियो पे, हर वेब पेज पर मेरा पीछा कर रहा था। तो ये फ्रीक्वेंसी का दाव उल्टा भी तो पड़ सकता है। ऐसा लगता है कि एक पतली सी रेखा है जो याद दिलाने को परेशान करने से अलग करती है। ये एक शानदार सवाल है, और ये हमें सतही जानकारी से निकालकर असली रणनीति तक ले जाता है। आपने जिस खतरे की बात की, उसे इंडस्ट्री में एड वेयर आउट या एड फटीग कहते हैं। एड फटीग, अच्छा। हाँ, हर अभियान के लिए एक इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी वो सुनहरा आंकड़ा जहां विज्ञापन सबसे ज्यादा असरदार होता है। आमतौर पर माना जाता है कि 3 से 10 बार के बीच का एक्सपोजर सबसे अच्छा काम करता है। अच्छा, तो इसका एक स्वीट स्पॉट होता है? बिल्कुल। 3 से कम एक्सपोजर में शायद संदेश रजिस्टर ही ना हो, और 10-12 से ज्यादा होने पर लोग उसे नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, या फिर जैसा मैंने कहा, उसे चिढ़ने लगते हैं। हाँ, और नतीजा ये होता है कि विज्ञापनदाता का पैसा बर्बाद होने लगता है। तो एक अच्छे मार्केटर का काम सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ाना नहीं है, बल्कि उस सही फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है जहां संदेश दिमाग में बैठ भी जाए और लोग परेशान भी ना हो। वाह, अब जाकर ये पूरी तस्वीर साफ हो रही है। तो हमारे पास 2 शक्तिशाली औजार हैं। एक है रीच, जो हमें भीड़ तक ले जाता है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, जो हमें उस भीड़ में से कुछ लोगों के दिमाग में जगह बनाने में मदद करता है। एक आदर्श दुनिया में तो हर कंपनी चाहेगी कि उसकी रीच भी 100% हो और फ्रीक्वेंसी भी 20 हो। लेकिन असल दुनिया में एक बहुत बड़ी रुकावट है, बजट। और मुझे लगता है कि सारा खेल इसी बजट के इर्द गिर्द घूमता है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। विज्ञापन की रणनीति असल में बजट की सीमाओं के अंदर रहकर की जाने वाली कलाबाजी ही है। रीच और फ्रीक्वेंसी के बीच एक कह सकते हैं विपरीत रिश्ता है। अगर आपका बजट सीमित है तो आप एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप कम हो जाएगा। आप या तो लाखों लोगों तक एक बार पहुंच सकते हैं, या कुछ हजार लोगों तक 10 बार, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। यहीं पर एक मार्केटर की असली परीक्षा होती है। तो इसे किसी असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 कंपनियां हैं, दोनों का मार्केटिंग बजट 20 लाख रुपए है। एक है एक नया स्टार्टअप जो दिल्ली में घर का बना खाना डिलीवर करता है, और दूसरी है एक बहुत बड़ी स्थापित बैंक जो अपना नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है। दोनों इस 20 लाख रुपए को कैसे इस्तेमाल करेंगे? बहुत अच्छा केस है। चलिए पहले स्टार्टअप की बात करते हैं। 20 लाख रुपए एक बड़े शहर के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। अगर वो इस पैसे से पूरे दिल्ली में विज्ञापन दिखाने की कोशिश करेंगे, मतलब हाई रीच, तो शायद वो भीड़ में खो जाएंगे। बिल्कुल, शायद हर व्यक्ति को उनका विज्ञापन 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं दिखेगा। तो उनके लिए समझदारी क्या है? वो रीच को सीमित करें। वो सिर्फ कुछ इलाकों को चुने, जैसे दक्षिणी दिल्ली या गुड़गांव के कुछ कॉर्पोरेट हब। अच्छा, टारगेटेड। हाँ, और उन चुने हुए इलाकों में अपने 20 लाख रुपए पूरी तरह से झोंक दे, ताकि वहां रहने वाले हर व्यक्ति को उनका विज्ञापन 8-10 बार दिखे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, लोकल पर्चों में।
यहाँ लक्ष्य है कम लोगों के दिमाग में अपनी गहरी छाप छोड़ना। मतलब पूरे तालाब में छोटी मछली बनने से अच्छा है कि एक छोटे से पोखर में बड़ी मछली बन जाओ। बिल्कुल। अब बैंक का उदाहरण लीजिए, वो एक स्थापित ब्रांड है, उसे अपना अस्तित्व साबित नहीं करना है। सही बात है। उसका लक्ष्य है अपने नए क्रेडिट कार्ड की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो वो 20 लाख रुपए का इस्तेमाल, हालांकि उनका बजट कहीं ज्यादा होगा। हाँ, ये तो बस एक उदाहरण है। हाँ, तो वो उसका इस्तेमाल व्यापक रीच के लिए करेगा। शायद वो किसी बड़े अखबार में एक बड़ा विज्ञापन दे या किसी लोकप्रिय टीवी शो को स्पॉन्सर करे। उनका मकसद होगा कि एक ही दिन में लाखों लोगों को पता चल जाए कि ये नया कार्ड बाजार में आ गया है। बाद में वो फ्रीक्वेंसी के लिए अलग से बजट रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे लक्ष्य और बजट मिलकर रीच और फ्रीक्वेंसी की रणनीति तय करते हैं। ये तो कमाल का विश्लेषण है। इसका मतलब ये है कि कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो सब पर लागू हो। हर ब्रांड को अपनी जरूरत, अपना ग्राहक और अपनी जेब देखकर यह संतुलन साधना पड़ता है। लेकिन एक और चीज मेरे दिमाग में खटक रही है। हम बार बार देखने या एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, पर क्या आज की डिजिटल दुनिया में हर देखना बराबर है? आप उस सवाल पर आ गए हैं जो इस समय पूरी विज्ञापन इंडस्ट्री में बहस का मुद्दा बना हुआ है। पारंपरिक मीडिया के जमाने में एक्सपोजर का मतलब ज्यादा सीधा था। टीवी पर 30 सेकंड का विज्ञापन आया, मतलब वो एक एक्सपोजर है। अखबार में विज्ञापन छपा, वो एक एक्सपोजर है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हैं और एक वीडियो एड बिना आवाज के 1 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन से गुजर गया। क्या ये एक व्यू है? तकनीकी तौर पर तो शायद है, प्लेटफॉर्म तो उसे गिन लेगा। लेकिन क्या इसका मेरे दिमाग पर उतना ही असर हुआ जितना टीवी पर ध्यान से देखे गए 30 सेकंड के विज्ञापन का होता है? बिल्कुल नहीं। यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। अब लड़ाई सिर्फ एक्सपोजर की नहीं रही, अब लड़ाई अटेंशन यानी ध्यान खींचने की है। अटेंशन सही शब्द है। एक विज्ञापन आपकी नजरों के सामने हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका ध्यान उस पर हो। इसीलिए अब रीच और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एक्सपोजर और अटेंशन मैट्रिक्स की बात हो रही है। विज्ञापन दाता अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका एड कितने लोगों तक पहुंचा, रीच, कितनी बार पहुंचा, फ्रीक्वेंसी, और कितनी देर तक वो उनका ध्यान खींचकर रख पाया। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि रीच और फ्रीक्वेंसी विज्ञापन की गाड़ी के दो पहिए हैं। जी। रीच तय करता है कि आपकी गाड़ी कितनी चौड़ी सड़क पर दौड़ेगी और फ्रीक्वेंसी तय करती है कि वो एक ही लेन में कितनी बार चक्कर लगाएगी। जी। और इन दोनों का संतुलन ही ये तय करता है कि अभियान अपनी मंजिल तक पहुंचेगा या नहीं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि उपभोक्ता के मनोविज्ञान को समझने और उस पर असर डालने की रणनीति है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर सोचना चाहिए। हमारे स्रोत हमें रीच और फ्रीक्वेंसी की क्लासिक, मतलब समय परीक्षित परिभाषाएं देते हैं। लेकिन अगर भविष्य में अटेंशन ही असली मुद्रा बनने वाली है, तो क्या हमें इन मैट्रिक्स को फिर से परिभाषित करने की जरूरत पड़ेगी? बहुत गहरा सवाल है। या भविष्य का मार्केटर ये कहेगा कि हमारी रीच 1 करोड़ लोग नहीं, बल्कि 10 लाख अटेंशन मिनट्स थी? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे तकनीक और इंसान का घटता हुआ अटेंशन स्पैन विज्ञापन की इस पूरी बुनियाद को बदलने पर मजबूर कर सकता है। लड़ाई अब सिर्फ देखे जाने की नहीं, बल्कि याद रखे जाने की है।